आज नए चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, तो बड़े बड़े शब्दों में नए चैप्टर का नाम डाल दें। बहुत ही प्यारा चैप्टर। हाँ बिल्कुल राइट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, मोशन के नियम कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसे किन नियमों का पालन करना है, और इन लॉज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन? हाँ राइट, सर आइजैक न्यूटन। उनसे पहले भी आए थे साइंटिस्ट, हाँ, जैसे गैलीलियो जी, सुना है उनके बारे में आपने? गैलीलियो गैलीलियाई। जिस साल में गैलीलियो जी का निधन हुआ था उसी ईयर में, हाँ, सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे, और उन्हीं की स्टडी को आगे प्रोसीड किया था उन्होंने। और उससे पहले थे जिन्होंने इसके मोशन की स्टडी करी थी, वो थे एरिस्टोटल। शुरुआत उन्होंने ही करी थी। ठीक है, देखो लॉज ऑफ मोशन में आप क्या पढ़ने वाले हो? मोशन नहीं पढ़ने वाले हम, मोशन हम पढ़ चुके, मतलब स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम मेन उसके कॉज को देखने वाले हैं। मतलब आप ये कह लो कि काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स में हम कॉज की स्टडी नहीं करते, डायनेमिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। मतलब कि कॉज की बात करेंगे कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो क्यों लगातार मोशन में बनी हुई है, सही है, और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में कैसे आ गई, मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। तो जो सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत ही करी थी, जिनका नाम अभी बताया आपको, एरिस्टोटल, उनका कहना ये था कि अगर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चला के रखना है आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि बॉडी एक फिक्स वेलोसिटी से चलती रहे, तो जरूरी है कि उस बॉडी के ऊपर एक लगातार कांस्टेंट फोर्स लगता रहे। क्या लगता रहे? कांस्टेंट फोर्स। जब तक वो फोर्स उस पर एक्ट करेगा ना, तब तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। आपने फोर्स लगाना बंद किया, बॉडी की वेलोसिटी कम होगी और वो रुक जाएगी। होता भी ऐसा ही है प्रैक्टिकली, देखते हैं हम। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक और चीज पता है, फ्रिक्शन टाइप ऑफ फोर्स। बहुत सारे फोर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने यही कहा था, जो कि उस समय पर सही भी लग रहा था। फिर जब गैलीलियो जी आए तो उन्होंने बोला कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसे उस वेलोसिटी से चलते रहने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेम वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ठीक है, बोलो। देखो गैलीलियो जी ना, गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं हम, क्योंकि उनका मानना यह था कि हम एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद लॉज ऑफ नेचर को सीखते हैं। ठीक है, केवल फिलोसफिकल थ्योरी से रिजल्ट निकाल लेना, इससे बेटर है कि लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें लॉज ऑफ नेचर दे देगा, और लॉज ऑफ नेचर इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। सही बात है। तो उनको, उनके एक्सपेरिमेंट आपने 9th क्लास में शायद पढ़े भी होंगे, याद करो कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म लगाया था उन्होंने, और फ्रिक्शनलेस, एकदम फ्रिक्शनलेस, मतलब कोशिश करी थी कि फ्रिक्शन ना हो, ना के बराबर हो। तो एक बॉल को उन्होंने h हाइट से ड्रॉप किया। कितनी हाइट से? h हाइट से। तो बॉल यहाँ से जाएगी, जब वो यहाँ से यहाँ आएगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही फ्री छोड़ोगे वो रोल करते हुए यहाँ आएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सही बात है। जितना वो नीचे आती जाएगी उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम कहाँ? यहाँ पर। फिर क्या उसी वेलोसिटी से आगे जाएगी वो? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। पर अगर कम हो रही है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी काफ़ी कम हो गई, तो क्या वो वापस उसी हाइट को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर प्रैक्टिकली जब गैलीलियो ने ये परफॉर्म किया तो इस बॉल ने अप्रॉक्सीमेटली उसी हाइट को अचीव कर लिया, सेम हाइट को अचीव कर लिया। सेम हाइट को अचीव बताओ कब किया जा सकता है? इस हाइट से गिरने पर यहाँ पर जितनी वेलोसिटी है, अगर उतनी ही वेलोसिटी इसकी चढ़ने की हुई तो उसी हाइट को अचीव कर लेगा ये। क्यों? अगर उतनी ही वेलोसिटी है तो मतलब उसके पास, इस बॉडी के पास इस पोजीशन पर उतनी काइनेटिक एनर्जी है जितनी यहाँ पर है,
तो काइनेटिक एनर्जी जब पूरी तरह से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी तो सेम हाइट फिर से अचीव हो जाएगी। सही बात है। अच्छा, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, केवल हाइट मैटर करती है। इस चीज को प्रूव करने के लिए बाद में उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म बनाया, पर इस बार इसकी इंक्लिनेशन बढ़ा दी। तो ऐसा नहीं है कि इतनी लेंथ चढ़ने के बाद रुक गया, वो तब तक ऊपर गई बॉल जब तक कि सेम हाइट अचीव नहीं हो गई। मस्त है ना एक्सपेरिमेंट। और बाद में क्या किया उन्होंने, हटा ही दिया इसको। तो अब बॉडी को इतनी वेलोसिटी से लगातार चलते रहना चाहिए, और वो काफी हद तक गई भी थी। सही बात है। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे न्यूटन सर ने अपने नियम दिए थे। तो न्यूटन सर इस बात को कहते भी थे कि मैं इन नियमों को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़े दिग्गज खड़े हैं, और मैं दुनिया को दूर तक देख सकता हूँ। मतलब मैं दूर तक इसलिए देख पाता हूँ क्योंकि जो दिग्गज हैं फिजिक्स के, मैं उनके कंधों पे खड़े होके इस दुनिया को देख रहा हूँ। सही बात है। तो काफी लोग ये काम कर चुके हैं, कर गए हैं, उसके बाद नियम दिए गए। ठीक है। हाँ, उसके बाद सर आइजैक न्यूटन के क्या नियम है, वो 3 लॉज क्या हैं, ये तो हमने पढ़े ही हैं, याद है 9th में। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, करेंगे वो भी करेंगे, शुरू करेंगे, कर ही देते हैं। डाल दो पहला लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एक वर्ड आया इनर्शिया, इसे जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। इनर्शिया का हिंदी वर्ड क्या है? जड़त्व। और इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है डायरेक्टली? तो याद रखो, बॉडी के मास पे। बॉडी का जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो होता क्या है इनर्शिया? आप लोगों में बहुत है इनर्शिया, समझ रहे हो? मतलब मास नहीं, मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूं। हाँ, इनर्शिया है कुछ ना करने की काबिलियत। आपके अंदर कितनी ज्यादा काबिलियत है कुछ ना करने की, समझ रहे हैं? ये और ये वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया भी था, याद करो कि ये वर्ड जो है इनर्ट गैसेस से आया है केमिस्ट्री में। 18वां ग्रुप, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, अक्रिय गैसेस कहते हैं जिन्हें। क्यों? अच्छा, यहां से इनर्ट वर्ड क्यों आया? इनर्ट का मतलब ही क्या है? नॉन रिएक्टिव। वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगी किसी से। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो जिस स्टेट में है खुश है, उन्हें ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना किसी को देना है। सही बात है ना? बोलो। जैसे कोई भी गैस किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करने कब जाएगी? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हो, तो वो चाहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर उसे भूख हो, रोटी चाहिए हो। सही बात है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बट लेकिन जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है ना। हाँ, उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने होते हैं, स्टेबल हैं वो, तो वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, एज इट इज। इनर्शिया का मतलब भी यही है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहती, अपनी अवस्था को नहीं बदलना चाहती। तो अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुके रहना चाहती है, पढ़ा है ना? और चल रही है तो सेम वेलोसिटी के साथ, सेम डायरेक्शन, मतलब सेम स्पीड सेम डायरेक्शन। ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि एक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। इसी को 3 पार्ट में ब्रेक किया था, याद करो। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये तो सही बात है, समझ में भी आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं आपने। याद करो कि अगर एक ट्री की टहनी को, ब्रांच को बहुत जोर से हिलाओ तो कुछ पत्तियां टूट के नीचे गिर जाती हैं। पढ़ा था ये 9th में। इसका रीजन क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो लीव्स हैं जो वीक हो गई हैं वो अटैच हैं पर रेस्ट पे ही रहना चाहती है। आपने फोर्स किस पे लगाया? ब्रांच पे, तो ब्रांच मोशन में आ गया, वो वहीं पे रहना चाहती थी, अलग होके गिर गई। और क्या, कारपेट को अगर बहुत जोर से पीटो तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, याद है?
हाँ, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने और भी देखे होंगे कि एक अजीब ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख देते हैं, उस पर कॉइन रख देते हैं, कॉइन वहीं उसी पोजीशन पे मेंटेन रहता है, देखा ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी समझते हो आप कि अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल, अर्थ का मोशन चलेगा, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहर से जब तक कोई भयंकर एस्ट्रॉइड आके नहीं टकराता तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो केवल स्पीड ही नहीं, वो अपनी डायरेक्शन भी तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसीलिए जब हम कोलिजन पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि दो बॉडी आई और फिजिकली एक दूसरे से टकरा गई। दो बॉडी बिना छुए भी एक दूसरे से कोलाइड हो सकती हैं, कोलिजन में पढ़ा था हमने, राइट ना। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मुड़ जाएगा, तो क्या यहाँ पे कोलिजन हुआ है? हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने अपनी चलने की डायरेक्शन चेंज करी है, और डायरेक्शन तभी चेंज हो सकती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, मतलब कि कोलिजन हुआ है। समझ गए? और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक कोई आयरन आर्टिकल फेंका हाई वेलोसिटी v के साथ, और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो चिपकेगा तो नहीं इससे आके, लेकिन डेफिनेटली इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, और जैसे इसकी फील्ड से बाहर निकलेगा फिर से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, राइट ना। तो क्या यहाँ पे कोलिजन हुआ? हुआ, क्योंकि बॉडी पे फोर्स तो लगा है। क्योंकि बिना फोर्स लगे, बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदलने वाली। यही हम पढ़ते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स कैन मूव अ बॉडी, force can stop a body, force can change the direction of the body, force can change the shape of the body, size of the body, और क्या चेंज कर सकता है वो? उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है। अरे हाँ है ना, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके, हटा दें। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इजी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ याद है? आप लोगों ने सेकंड लॉ भी पढ़ा था। सेकंड लॉ मेरे को लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा, याद है? बताओ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, बहुत अच्छे। तो सेकंड लॉ पे जाने से पहले हम पहले पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम पता होना चाहिए हमें, क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मत बोलना, इसका सिंबल होता है P। आप बोलो मोमेंटम क्या है? एनर्जी, वाह। मोमेंटम क्या है? हाँ, ये कह सकते हैं। कह रहा है कि मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कैरीड बाय अ बॉडी, कि बॉडी अपने साथ कितना मोशन लेकर चल रही है, और उसका जो मोशन, अच्छा, उसमें मोशन जितना ज़्यादा होगा उसको चेंज करने की दर के लिए फोर्स उतना बड़ा लगाना पड़ेगा आपको। सही बात है। और बॉडी का मोमेंटम ना दो बातों पे डिपेंड करता है, उसकी मास पे भी और उसके वेलोसिटी पे भी। हमें ऐसा लगता है कि अमाउंट ऑफ मोशन केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है, केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपको अगर मैं ये दोनों फेंक के मारूं तो आप किससे पिटना पसंद करेंगे? मार्कर से। इसने बोल दिया मार्कर से, और मैंने ये तो बताया नहीं इनकी स्पीड कितनी है। ये मारूंगा आपको 40 मीटर पर सेकंड से, ये 2 मीटर पर सेकंड से। और अब अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो, है ना,
मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ मोशन केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। सही बात है? हाँ जी, हाँ। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, जैसे कि मोमेंटम कैसे इफेक्ट डालता है। अगर ये मार्कर इस बच्चे के पास फेंकूं मैं वी वेलोसिटी से, तो ये इसको कैच कर लेगा आराम से, हटेगा भी नहीं, डरेगा भी नहीं। सही बात है ना? और उतनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से मार्कर इसके पास जा रहा है, उतनी वेलोसिटी से कोई ट्रक इसके पास जाए तो कैच करने की कोशिश नहीं करेगा ये तो फिर तो इसको हटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे मास फैक्टर हो गया। और याद करो एग्जाम्पल कि अगर एक छोटा सा बच्चा आ रहा है साइकिल से, आप पाँव लगा के रोक दोगे, है ना? उतनी वेलोसिटी से ट्रेन आ रही है, तो अब आप पाँव लगा के नहीं रोकोगे। सही बात है? तो यहाँ पर मोमेंटम का फर्क आया बिकॉज ऑफ, तो वेलोसिटी के अलावा एक और फैक्टर डिपेंड करता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बहुत बढ़िया, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। ओके, यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? फॉर्मूला सामने नहीं बताया, गला दबा दूंगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्ञान देख रहे हो आप? आपका ज्ञान इन्फिनिटी के लेवल से आगे जा चुका है, वापस लाओ थोड़ा उसे, नॉट डिफाइन हो चुका है ये। हाँ हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड, मूर्ख कमाल है, समझ गए? हाँ, अब अगर मोमेंटम समझ लिया हमने, तो आते हैं सेकेंड लॉ पे, क्योंकि सेकेंड लॉ कहता है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। सही है? अब मैं ना दो स्टेटमेंट बोलता हूं आपको, बताना सही है या गलत है। ठीक है? पहली स्टेटमेंट है कि एक हैवी बॉडी आ रही है, उसे रोकने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट, एक लाइट बॉडी आ रही है, उसे रोकने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट यह है कि दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा, दोनों को रोकने के लिए अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बताओ, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। एक हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी, ठीक है, और एक हल्की लाइट बॉडी है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हैवी बॉडी को और लाइट बॉडी को रोकने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट सेम होगी या अलग अलग? अब आप कह रहे हैं अलग अलग होगी, आप बताओ। अलग अलग। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करता मैटर, ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं बस ये बोल रहा हूं कि दोनों को रोकना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों को कितने टाइम में रोकना है। नहीं आई बात समझ में? कि अगर हैवी बॉडी आ रही है, उस पर आप कम फोर्स लगाते हो तो रुकेगी तो वो, पर उसे रुकने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सही बात है? और अगर हल्की बॉडी है, उस पर फोर्स लगा दोगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसीलिए लॉ क्या है? लॉ इज नॉट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, लॉ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब यह है कि आप जितना, अच्छा बताओ, ये लॉ का मतलब यही है कि आप जितना बड़ा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। अभी भी हाँ कह रहे हैं मूर्ख, गलत है, ये नहीं है। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी मोमेंटम में चेंज आएगा, आएगा तो उतना ही। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगर एक बॉडी आ रही है विद v वेलोसिटी, आपने अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F1, तो वो मान लो इतने टाइम में रुक गई। सही बात है? और सेम कंडीशन है, v वेलोसिटी से ही आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने F2, और ये F2
F1 से बड़ा है तो रुकेगी तो ये, पर अब थोड़ा जल्दी रुक जाएगी। अरे हाँ सही है। जैसे एक साइकिल चलाते हुए एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है और मैंने उसको रोकने की इच्छा में उसके हैंडल पे हाथ रख दिया, पर उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा था कि मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं खुद उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा सरकता हुआ चला गया। तो मैंने फोर्स लगाया पर उस इंस्टेंट पे नहीं रोक पाया उसे। सही बात है। और अब मैं ट्रक लेके खड़ा हो गया उसके सामने। तो देखो रोका तो दोनों ही फोर्स ने, बड़े फोर्स ने भी उस साइकिल को रोक दिया और छोटे फोर्स ने भी उस साइकिल को रोक दिया। अरे हाँ या ना, बस छोटे फोर्स ने थोड़ा टाइम लिया रोकने में और बड़े फोर्स ने उसी इंस्टेंट पे रोक दिया। मतलब क्या है कि मोमेंटम का चेंज तो बराबर ही है, लेकिन बड़ा फोर्स लगाने पे मोमेंटम में चेंज जल्दी आया और छोटा फोर्स लगाने पे उसी मोमेंटम में चेंज देर से आया। राइट है ना। तो मेन फैक्टर टाइम है। तो यही है कि F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा वैल्यू 1, तो मतलब सीधा चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख दूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv चलेगा। m कॉमन ले लें, v माइनस यू अपॉन टी, इसे जानते हो एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू ma जो आया है वो यहीं से आया है, सेकेंड लॉ से ही आया है। इजी, पक्का, बहुत अच्छा। तो ये सेकेंड लॉ भी हो गया। थर्ड लॉ तो आपको याद ही होगा यार, थर्ड कौन भूलता है ना। ये तो सपने में भी याद रहता है याद। हाँ याद तो है। तो थर्ड इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही बात है, ऐसा होता भी है। क्या हर एक्शन के अगेंस्ट इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है हमें? बोलो। हाँ। तो एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, पूछते भी हैं कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं हमेशा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? इफ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देन व्हाई दे कैंसिल ईच अदर्स वैल्यू? इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, एक्शन है, अपोजिट मिल रहा है रिएक्शन है, यहां तो कैंसिल हो गया। सही बात है। अब यहां पर भी फोर्स लगाया, एक्शन है, और ये आगे भी जा रही है, गिर जाएगी तभी मानोगे क्या? तो यहां पर कैंसिल क्यों नहीं हुआ? क्या यहां पर एक्शन और रिएक्शन बराबर नहीं थे? बोलो बोलो, सोचो और आंसर दो। देखो रीजन ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है ना। अगर एक्शन लग रहा है इस हाथ पे तो रिएक्शन लगेगा इस हाथ पे। सही बात है। तो यहां पर भी एक्शन किस पे था? बॉटल पे, और रिएक्शन किस पे था? हाथ पे। तो अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स सेम बॉडी पे लगे और सेम लगने के साथ साथ उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, तब कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अब इस बॉटल को यहां पर कैसे रखें, तो मुश्किल काम है। आओ इधर आओ। अरे वीडियो में नहीं आओगे आप, डोंट वरी, बस ऐसे हाथ रख लो। देखो केवल इक्वल और अपोजिट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कैंसिल हो जाएंगे। सही बात है। जैसे दो फोर्स हैं, इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, अभी ये कैंसिल हो रहे हैं, सेम बॉडी पे लग रहे हैं, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन बदल दूं, एक नीचे लगा दें और एक ऊपर लगा दें, इक्वल और अपोजिट तो अभी भी है, पर अब इस पर टॉर्क लग गया और ये घूम जाएगी, कैंसिल यहाँ पर भी नहीं हुए। सही बात है ना। ठीक है। तो कैंसिल होने की कंडीशन सेम बॉडी पे लगे और साथ साथ लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। बहुत अच्छे। ठीक है। सेकेंड लॉ से रिलेटेड कई सारे आपने वो पढ़े हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है क्लास 9th में। याद करो कि एक फील्डर बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है। क्या रीजन? मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। मोमेंटम तो उतना ही डिक्रीज होगा। जैसे मान लो कि बॉल आ रही है ऑफ मास m, किसी v वेलोसिटी से आ रही है, अगर हाथ यहीं रख के रोक दी बॉल तो मोमेंटम उसका जीरो हो गया। अरे हाँ या ना।
लेकिन अगर मैंने उसके हाथ में उसकी डायरेक्शन में हाथ को मूव किया तो मोमेंटम तो अभी भी उसका जीरो होगा। यहाँ पर भी टारगेट है बॉल को रोकना, वेलोसिटी जीरो करना, सही बात है। और ऐसे ले जाके भी टारगेट वही है, बॉल को रोकना, वेलोसिटी जीरो करना। पर ऐसे रोकने और ऐसे रोकने में फ़र्क किसका है? टाइम का। ऐसे में बॉल के मोमेंटम को सडन में ख़त्म कर रहा हूँ और ऐसे में रोकने धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ, तो टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया मतलब रेट डिक्रीज हो गया, तो फोर्स डिक्रीज हो गया। सही बात है ना। जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा, फील्डर के हाथ पे लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो हाथ पे चोट कम लगेगी। और ऐसे रोकोगे तो हाथ पे चोट ज़्यादा लगेगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही बात है। और पढ़ा है आपने कि बाइक्स में शॉकर लगे होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? शॉकर नहीं होंगे तो जो जर्क आएगा एकदम से वो सीधा आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा, और शॉकर उस जर्क को आप तक पहुंचेगा पर टाइम इंटरवल बढ़ा देगा वो, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू। और ट्रेन्स जो होती हैं, ट्रेन, उनके बीच में वो बफर्स लगाए जाते हैं। मेट्रो के बीच में देखिए आपने, वो रबड़ के, है ना? हाँ बोल। हाँ ठीक है। क्या रीज़न है? अगर वो हटा दोगे, एक कोच रुक गया तो बाकी कोच आके, समझ रहे हो, सडन में उन्हें भी रोकना है, पर ये बफर क्या करेगा? वो टाइम इंटरवल बढ़ा देगा। टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आपको उठा के अगर नीचे फेंक दें हम 4th फ्लोर से ले जाके, तो सीमेंट से बनी हुई रोड पे गिरना पसंद करेंगे आप, कंक्रीट से बनी हुई, या हाँ करीब 5-6 फुट ऊंचे अगर गद्दे लगा दें, किस पे गिरना पसंद करेंगे आप? रीज़न क्लियर है आपको? क्योंकि जो सीमेंटेड रोड होगी वो इसके मोमेंटम को एकदम से ख़त्म करेगी। जब नीचे आते आते वो हाई वेलोसिटी गेन कर लेगा और ज़मीन एकदम से इसको रोकेगी तो चटनी निकल आएगी। सही बात है ना। और वहीं पर गद्दा क्या करेगा? गद्दा भी मोमेंटम ज़ीरो करेगा लेकिन टाइम बढ़ा देगा। टाइम जितनी बार भी बढ़ेगा फोर्स उतनी बार कम हो जाएगा। सही बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में भी सुन लो। फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा याद करो, इंट्रोडक्शन वाले टाइम पे पढ़ा था, जब आपको फिजिकल वर्ल्ड पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। टाइप ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका रेशियो होता है 1:10⁻38 का। किस किस का? ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स का। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होते हैं, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल दो। हाँ बहुत बढ़िया, याद है इसको। स्केल रब करने के बाद जो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करने लगते हैं, राइट ना? बहुत अच्छे। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। वेरी गुड। तोड़ दें इसका मुंह। अगर आपको यहाँ खड़ा करके आपके मुंह पे यहाँ घूसा मारे तो आप इधर गिर जाओगे। इधर किधर गिरोगे? इधर गिरोगे। मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन होती है। क्या ये स्केलर है? तो फोर्स इज अ वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? बहुत बढ़िया। अब आप बताओ सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स की? बहुत तेज हो आप तुम। ये सीजीएस। नोटबुक खोल के तुरंत आंसर देते हो आप। N 10⁵ डाइन होता है। वो 1 जूल 10⁷ अर्ग होता है ना? ऐसे भूलो मत। 1 न्यूटन इज, तो 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर है। सही बात है ना? हंसने पता नहीं क्यों लगते हैं, फालतू के जोक्स तुम्हारे दिमाग में आ जाते होंगे। 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर है ना? डाइन है या डाइन, ओके। अच्छा, और भी यूनिट होती हैं, जैसे एक और यूनिट है 1 kgf।
सुना है? इसे बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। तो इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? जी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 केजी की बॉडी आपके सर पे रख दूं मैं, तो वो कितना फोर्स लगाएगी? तो फोर्स आपको पता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, mg। तो मास मैंने क्या, कितना, 1 केजी, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 न्यूटन के बराबर। सही बात है? तो अगर कोई बोल रहा है 1 किलोग्राम फोर्स, 1 केजी फोर्स, 1 kgf, तो इसका मतलब वो कह रहा है 9.8 न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छे। और कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम फोर्स, ये किसके बराबर होगा? बहुत अच्छे। तो इसको 980 से या 981 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 981 डाइन के बराबर। ये स्टेटमेंट तो दोस्तों भ्रम है। मतलब कि अगर आपको मजाक बनाना है ना, तो इसका मत बनाओ प्लीज। न्यूटन है वो, न्यूटन को आप डाइन के बराबर कह रहे हैं, गलत बात है। ये स्टेटमेंट सही है, ये चलेगा। 1 GF 981 डाइन। ठीक है ना? यहां मजाक बना लें आप, यहां अलाउड है, यहां मत बनाना आज के बाद। ओके, लिख लो इन यूनिट्स को, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक डाल सकते हैं आप लोग, इम्पल्स, पर ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आज की सभा यहीं स्थगित की जाएगी।